ठीक है, सो आई गेस वी लेफ्ट एट अफ्रीका। यहाँ से हमें शायद स्टार्ट करना था, तो लेट्स बिगिन। अफ्रीका में कुछ और अपडेटेड या प्लेसेस इन न्यूज़ देखते हैं। सो फर्स्ट देखो, इसमें कैबो वर्डे कैपिटल इसकी नॉट सो इम्पोर्टेंट, वी कैन जस्ट स्किप दैट कैपिटल पार्ट। काबो वर्डे जो है ये बेसिकली एक आइलैंड नेशन है विच इज लोकेटेड इन द Atlantic Ocean, right? So, why was this country in news? Because Cabo Verde has been certified as a malaria-free by WHO, and this became the third African country to achieve this status. इससे पहले किस किस को मिला हुआ है? तो मॉरिशस को मिला हुआ है और अल्जीरिया को मिला हुआ है, ठीक है, मलेरिया फ्री स्टेटस। नेक्स्ट, ये आर्चिपेलागो है, इट लाइज 500 किलोमीटर ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका इन द अटलांटिक ओशन। पहले पोर्टुगीज का कॉलोनी था एंड दिस इज ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, लेक विक्टोरिया। सो लेक विक्टोरिया हम लोगों ने मैपिंग में कई बार डिस्कस किया हुआ है। इट इज सराउंडेड बाय 3 कंट्रीज। आप रिमेंबर कर सकते हो इसे यूजिंग अ निमोनिक कॉल्ड यूकेटी। इससे यू फॉर युगांडा, के फॉर केनिया, टी फॉर टेंजानिया, तो ये कंट्रीज है, इससे ये टच होता है। यहाँ पे दो छोटे और कंट्रीज है, रवांडा और बुरुंडी, ठीक है। नीचे एक और लेक है यहाँ पे, ये लेक का नाम याद ही होगा, मलावी, ठीक है। सो ये कुछ वाटर बॉडीज हैं इसके आसपास, और ये एक फ्रेश वाटर लेक है एंड इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द अफ्रीकन रीजन। बट अगर ओवरऑल हम देखें, मतलब in the entire world, then it would be the second largest freshwater lake. The first largest is Lake Superior, which is in यूएस, ठीक है, यूएस कनाडा की बॉर्डर पे लोकेटेड है। सो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है 5 ग्रेट लेक्स के बारे में, राइट? तो वो आपको याद ही होगा। उनमें से केवल एक लेक जो था वो एक्चुअली यूएस में था, बाकी जो 4 लेक्स थे दे वर ऑन द बॉर्डर ऑफ यूएस कनाडा। तो वो एक लेक का नाम बता सकते हो क्या नाम था, जो कि पूरा यूएस में है? मिशिगन। करेक्ट, लेक मिशिगन है, याद रखना, ठीक है। तो वापस आते हैं हमारे इस टॉपिक पे, और ये जो लेक विक्टोरिया है, इट इज अ चीफ रिजर्वॉयर ऑफ रिवर नाइल एंड इट्स बेसिन इज शेयर्ड बाय केन्या, युगांडा, तंजानिया, रवांडा एंड बुरुंडी, ठीक है। ये जो दो छोटी छोटी कंट्रीज हम लोगों ने देखी, ये भी बॉर्डर शेयर, मतलब ये भी इस बेसिन का पार्ट है, ऑल्दो दे डू नॉट टच द लेक डायरेक्टली, बट ये जो बेसिन बनता है इससे, उसमें ये भी बेनिफिशियरीज हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, सोमालिया, कैपिटल मोगाडिशु। तो अभी कुछ सोमालियन पायरेट्स ने एक कमर्शियल शिप था एमवी रुइन करके, उसे हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे, बट उसको जो एफर्ट था वो उसको इंडियन नेवी ने फॉइल कर दिया या न्यूट्रलाइज कर दिया उनके उस एफर्ट को, राइट? सो सोमालिया हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया हुआ है, दिस इज द पार्ट ऑफ सीड कंट्रीज या हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये कंट्री आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज सोमालिया, राइट? बॉर्डर किस किस के साथ टच करता है? तो ये बॉर्डर टच करता है इथियोपिया के साथ, जिबूती के साथ, नीचे केन्या के साथ, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। और वाटर बॉडीज की बात करें तो यहाँ पे यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है, और इसके ईस्ट में पूरा ये इंडियन ओशन है, राइट? सो ये इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो कंट्री, मॉरिशियाना। सो मॉरिशियाना का जो कैपिटल है नोआकचोट, और यहाँ पे अभी इंडिया और मॉरिशियाना का पहला फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन हुआ था, ठीक है। फॉर दैट रीजन ये कंट्री के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। सो बॉर्डर्स की बात करें तो इट शेयर्स बॉर्डर विद वेस्टर्न सहारा, राइट, यहाँ पे, एंड ऊपर नॉर्थ में अल्जीरिया, नेक्स्ट माली है, नीचे सेनेगाल है। तो इन कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट देखो, वाटर बॉडीज की बात करें तो अटलांटिक ओशन इसके वेस्ट में पड़ता है, और मच ऑफ द मॉरिशियाना इनकम्पासेस पार्ट ऑफ द सहारा डेजर्ट, ठीक है, सहारा डेजर्ट आ जाता है, बाकी जो बच गया वो फिर साहिल रीजन के अंदर आ जाता है, ठीक है। और टोपोग्राफी की बात करें तो यहाँ पे इंसेलबर्ग से, तो कोई बता सकता है व्हाट इज इंसेलबर्ग? अच्छा, सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इंसेलबर्ग का मतलब है आइसोलेटेड स्टीप साइडेड रॉक हिल्स, मतलब ऐसा होता है ना,
कि आप चल रहे हो और बीच में कहीं पे छोटा सा आपको एक पहाड़ दिख रहा है आउट ऑफ द ब्लूज, मतलब और कोई माउंटेन चेन नहीं है, बस एक सिंगल माउंटेन है, राइट। सो उसे इंसलबर्ग बोलते हैं। आपने इमेजेस भी बहुत सारी देखी होंगी, ठीक है। ये बेसिकली जो भी लैंडफॉर्म होता है, विंड का जो इरोजन इफेक्ट होता है, उससे इट इज कंसीडर्ड कि इंसलबर्ग सुनते हैं। ये एक बहुत इंसलबर्ग है। लेट मी जस्ट गेट द फोटो। ये देख पा रहे हो इमेज? अब ये दिख रहा है कि पूरा ये सरफेस है और आसपास कोई माउंटेन नहीं, बस एक बीच में अचानक से ये माउंटेन है। तो दिस इज व्हाट इज इंसलबर्ग। और जो विंड होता है, विंड के एक्शन से ये वाले जो लैंडफॉर्म्स है वो जनरली देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये याद रख लेना। अब आगे चलते हैं हम लोग, बायलेटरल रिलेशंस पे आते हैं। पहला देखो, इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन एंड द कच्चा तीवू आइलैंड इशू। इसको हम लोगों ने पहले भी थोड़ा डिस्कस किया हुआ है, बट ये इलेक्शन के टाइम बहुत ज्यादा रेज हुआ है ये वाला स्पेसिफिक इशू। फॉर दैट रीजन थोड़ा सा और डिप में हमें देख लेना चाहिए। सो इंडिया और श्रीलंका का जो मैरीटाइम डिस्प्यूट था, उसको रिजॉल्व करने के लिए 1974 के अंदर दोनों कंट्रीज के बीच में एक मैरीटाइम एग्रीमेंट हुआ, विच डीमार्केट द पाक स्टेट को डीमार्केट करता है। आगे जाने से पहले थोड़ा सा ना ये यूएन क्लॉज का मैरीटाइम जोन कैसे डिवाइड करके उसको देख लेते हैं। सो सपोज ये हमारा लैंड है। लैंड से जैसे हम ओशन टच होता है या कोई भी सी टच होता है, उससे 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारे पास टेरिटोरियल सी होता है, जहाँ पे हमारा जो गवर्नमेंट है उसका कंप्लीट जुरिडिक्शन है, राइट। यहाँ पे सारे सॉवरेन राइट है। कुछ भी जो लैंड के ऊपर जैसे राइट्स चलते थे, वैसे ही राइट्स ये टेरिटोरियल सी में भी चलेंगे। फिर इसके आगे कॉन्टिग्यूस जोन आता है, आगे इसके 12 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है। कॉन्टिग्यूस जोन आता है, यहाँ पे सर्टेन राइट्स आप एंजॉय करते हो, लेकिन नॉट द एंटायरिटी ऑफ राइट्स जो कि टेरिटोरियल सी में थे, राइट। और फिर वहां से 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहता है। मतलब यहाँ पे अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो उसके अंदर आपके पास एक्सक्लूसिव राइट है, अदरवाइज बाकी आपके जो राइट्स हैं वो यहाँ पे नहीं लागू होंगी, ठीक है। ओनली इकोनॉमिक राइट्स जो है वो आप एक्सरसाइज कर सकते हो। एंड इसके बियॉन्ड हाई सीज होता है विच इज कॉल्ड द इंटरनेशनल वाटर। यहाँ पे किसी का जुरिडिक्शन नहीं होता है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब ये यूएन क्लॉज जो है, ये बेसिकली यूएन का एक बॉडी है जो कि ये एक रेगुलेशन करता है और द एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसके ऊपर जो डिस्प्यूट्स होती हैं उन्हें रिजॉल्व करने का काम करता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। इन्होंने एक प्रिंसिपल निकाला जिसके थ्रू ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कंट्रीज आपस में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स से हम बात करते हैं इंडिया और श्रीलंका की। अब आपको पता है हमारे श्रीलंका तो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, तो ऐसे में श्रीलंका और इंडिया का अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और श्रीलंका का अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहीं ना कहीं क्लैश करेगा, राइट। तो उस क्लैश को रिजॉल्व करने के लिए यूएन ने क्या बोला कि हम इक्वी डिस्टेंस प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। मतलब अगर ऐसा रीजन है जहाँ पे दोनों दो कंट्रीज का ईजेड जो है वो ओवरलैप करता है, तो उसके लिए हम इक्वी डिस्टेंस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे। हम इसमें एक मीडियल लाइन बनाएंगे, मतलब एक ऐसी लाइन बनाएंगे जो कि दोनों कंट्री से बराबर है, राइट। और वो डिविजन करेगा ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इन सच सिचुएशन, ठीक है। अब ये श्रीलंका के साथ जो इश्यू हुआ चल रहा था हमारा, तो हम लोगों ने यूएन क्लॉज का गाइडलाइंस फॉलो किया था इन दिस 1974 मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट। लेकिन उसके बाद भी थोड़ा बहुत कंफ्लिक्ट चल रहा था, तो उस कंफ्लिक्ट को आयरन आउट करने के लिए ये जो कच्चा तीवू जो आइलैंड है, ये दे दिया गया था श्रीलंका को, ठीक है। सो ये याद रख लेना, कच्चा तीवू इज अ 285 acre patch in the sea within the maritime boundary line of Sri Lanka, and it is located northeast of रामेश्वरम। रामेश्वरम इंडिया के अंदर है, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर। और यहाँ रामेश्वरम, धनुषकोडी ये इंपॉर्टेंट रिलीजियस स्पिरिचुअल प्लेसेस भी हैं, ठीक है। और साउथ वेस्ट ऑफ श्रीलंका डेल्फ्ट आइलैंड, ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका का जाफना रीजन पड़ता है, ठीक है। और उसके बीच में ये चीज जो है कच्चा तीवू आइलैंड लोकेटेड है, और ये वॉल्केनिक इरप्शन से बना है। तो ये बात याद रख लेना, इट इज फॉर्म बाय द वॉल्केनिक इरप्शन। यहाँ पे एक वेज बैंक करके भी है। इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड एंड इन मच मोर स्ट्रेटेजिक पार्ट
मच मोर स्ट्रेटेजिक पार्ट ऑफ द सी देन द कच्चा-तीव। ठीक है, तो ये वाला जो है इंडिया के पास है, ये वेज बैंक जो है। ठीक है, सो आई गेस मैप में थोड़ा सा क्लियर, हाँ यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो कच्चा-तीव है यहाँ पे, ये इंडिया का रामेश्वरम, रामेश्वरम के आगे धनुषकोडी। ठीक है, देख पा रहे हो ना, या जूम करने की जरूरत है इसे? विजिबल है ना? यस सर, यस, विजिबल है। ओके। ठीक है, तो जाफना ये मैं बता रहा था नॉर्थ में है, मन्नार यहाँ पे है, राइट। और ये वाला जो रीजन है, एक बार लेट मी जस्ट हाईलाइट अगेन, ये वाला जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस रीजन कॉल्ड वाटर बॉडी के अंदर? पार्क बे। पार्क स्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे पार्क बे है ऊपर, और यहाँ पे क्या है? पार्क स्ट्रेट नीचे किसको कनेक्ट करता है पार्क स्ट्रेट? इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल। नहीं, आई थिंक सही बोला आपने शायद, माय बैड, ये ऊपर नीचे है। ठीक है, दिस इज पार्क बे, दिस इज पार्क स्ट्रेट, पार्क स्ट्रेट कलेक्ट्स बे ऑफ बंगाल। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है ये गल्फ ऑफ मन्नार है, इसको करेक्ट कर लेना, माय बैड, ये गल्फ ऑफ मन्नार है नीचे, राइट। फिर इसके नीचे यहाँ पे इंडियन ओशन है। मतलब ये रीजन की मैपिंग भाई बिल्कुल ध्यान से देख लेना, मोदी जी ने इतना फेमस कर दिया कि डेफिनेटली इस पे सवाल आ ही जाएगा। ठीक है, सो एक बार मैप पे भी आई गेस देख लेना चाहिए ना। सेकेंड, ऑलराइट, सो दिस इज पार्क स्ट्रेट, ये पार्क बे हो गया। ठीक है, इसमें नीचे डाउन साउथ हम जाएंगे तो विल फाइंड यहाँ पे जो गल्फ ऑफ मन्नार है। ठीक है, तो ये क्लियर रखना, ये धनुषकोडी है, ये रामेश्वरम है, ये मन्नार आइलैंड, तो मन्नार आइलैंड श्रीलंका के अंडर है, राइट। अब ये वाला जो इशू है, आई थिंक ये तो आइलैंड जो हम लोगों ने देखा, ये डेल्फ आइलैंड भी अगेन श्रीलंका के अंडर। ठीक है, अब यहाँ से आप एक छोटा सा पैच ऑफ लैंड शायद देख पा रहे होगे, ये वाला, यस सर। यहाँ पे एक चर्च है, अच्छा थी। ठीक है, तो ये वाले एरिया की हम लोग बात कर रहे थे, एंड इसके अलावा एक वेज बैंक की हम लोगों ने बात किया, वेज बैंक, तो ये डाउन पे दिखा रहे थे यार, जो दिख भी नहीं रहा इसमें, पैच ऑफ लैंड दिख रहा है यहाँ पे, नॉट सी इट, चलिए वहाँ देख लो, यहाँ पे था ये, यहाँ कहीं बता रहा है। ठीक है, तो वो छोटा सा एक एरिया है, तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो इसमें ध्यान रखने वाली है। और नीचे डाउन साउथ अगर जाओगे तो यहाँ पे लैकेडिव सी है, लैकेडिव सी, राइट, उसके नीचे फिर वो इंडियन ओशन चालू हो जाता है। ठीक है, और ये हमारा मालदीव है, राइट, यहाँ पे देख सकते हो। तो मालदीव्स को लक्षद्वीप से कौन सा डिग्री चैनल सेपरेट करता है, ये बता सकते हो? 9 डिग्री। 8।
Okay, so yeah, this is 8 degree channel. ठीक है, ये भी रख लेना, ये सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है 8 डिग्री चैनल। फिर अगर हम बात करें हमारा जो मिनिकॉय आइलैंड है, अभी मिनिकॉय आइलैंड के बारे में भी एक हम चीज पढ़ेंगे। ये रहा छोटा सा। अब मिनिकॉय एक छोटा सा आइलैंड है, लक्षद्वीप के आर्चिपेलागो के अंदर ही आता है। ठीक है, बट ये सेपरेट होता है बाय लाइन, तो वो लाइन के बारे में आइडिया होना चाहिए। दैट लाइन इज 9 डिग्री चैनल। ठीक है, राइट। तो सपोज आप यहाँ पे लेट्स से हाइपोथेटिकली मान लो यहाँ इक्वेटर है, यहाँ से ऊपर मालदीव्स आ गया। ठीक है, तो मालदीव्स और इंडिया सेपरेट होता है 8 डिग्री से, राइट। 8 डिग्री से सेपरेट होता है, 8 डिग्री चैनल। राइट, तो ये वाली चीज़ें याद रख लेना। और तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है अभी। मिनिकॉय डेफिनेटली याद रखना, क्योंकि मिनिकॉय के बारे में भी अभी एक न्यूज़ पढ़ेंगे। अब एक बार अंडमान निकोबार वाली साइड चलते हैं, उसमें चैनल थोड़े से अच्छे हैं। तो अंडमान निकोबार देख सकते हो, हमारे इंडिया से काफ़ी दूर है। इनफैक्ट वी कैन से म्यांमार, और म्यांमार से या इंडोनेशिया से थोड़ा सा ज़्यादा करीब है, कंपेयर कंपेयर टू इंडिया। ठीक है, सो थोड़ा सा जूम करते हैं इसे। राइट, ये देख सकते हो अंडमान निकोबार है। आइलैंड लिटिल अंडमान कहलाता है। ठीक है, अंडमान का ही सबसे सदर्न एंड हम बोल सकते हैं। ठीक है, और अंडमान, बाकी का जो रेस्ट ऑफ द अंडमान है, उससे ये जो लिटिल अंडमान है, दिस इज सेपरेटेड बाय अ पैसेज नोन एज डंकन पैसेज। ठीक, डंकन पैसेज। लिटिल अंडमान से जैसे हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे 10 डिग्री चैनल आता है, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो इससे क्या पता लगा, ये 10 डिग्री चैनल से सेपरेट हो रहा है, मतलब जो मिनिकॉय वगैरह है वो इससे काफी नीचे है, मतलब सदर्न साइड में बोल सकते हैं, इससे थोड़ा सा साउथ में है। राइट, मिनिकॉय वगैरह ये थोड़ा ऊपर। फिर हम जैसे ही इसमें नीचे जाते हैं, नीचे हमारे पास हमारा जो निकोबार वाला जो पार्ट है वो आ जाता है। निकोबार वाला पार्ट भी न्यूज में रहा है, यहाँ पे जो डेवलपमेंट एक्टिविटी चालू कर रखी है गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से दिस होल एरिया इज इन न्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी आई थिंक चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत सारे ये निकोबार है, कैम्बल बे। यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। नाम याद है क्या? गैलेथिया भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, राइट। तो थोड़ा सा याद रख लेना ये सारी चीज़ें। तो अब आगे चलते हैं कि इतना डिटेल काफ़ी है। ठीक है, पीडीएफ दिख रहा है ना सभी को? यस सर। Cool. ठीक है, फिर आते हैं। नेक्स्ट देखो, इंडिया भूटान रिलेशंस। सो भूटान का कैपिटल थिम्पू। ठीक है, लोकेटेड समवेयर हेयर। यहाँ से हिमालयस निकलता है। और अभी न्यूज़ में क्यों है भूटान? क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे विजिट किया था अभी रिसेंटली, और उन्हें दिया गया था ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गाइल्पो, विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन भूटान। ठीक है, और ये हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को दिया गया था। और इससे ना सिर्फ इंडिया का पावर, इंडिया का जो रोल है इन द डेवलपमेंट ऑफ भूटान, उसके बारे में तो पता लगता है, बट ऑल्सो इट ऑनर्स द इंडियाज राइज एज अ ग्लोबल पावर। एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज द फर्स्ट फॉरेन लीडर टू बी गिवन दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड, पहले लीडर हैं। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और
थोड़ा सा भूटान की ज्योग्राफी के बारे में देख लेते हैं। तो इट्स लैंडलॉक कंट्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन द ईस्टर्न हिमालयस। हमारे कंट्री में 4 स्टेट से बॉर्डर टच करता है। ये असम से करता है, अरुणाचल से करता है, वेस्ट बंगाल से करता है और सिक्किम से करता है। ठीक है, यहाँ से सारी जो नदियां हैं भूटान से वो डाउन साउथ फ्लो करती है, मतलब नीचे की तरफ फ्लो करती है इनटू इंडिया। एंड सारी की सारी रिवर ब्रह्मपुत्र में मिलती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मानस रिवर है, राइट? तो याद रखना मानस रिवर यहाँ से निकलती है। ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज, मतलब कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। जैसे भूटान इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन नेगेटिव कंट्री। नेक्स्ट, भूटान इज बेस्ट नोन फॉर द फिलोसफी ऑफ प्रमोटिंग ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। हम बाकी कंट्री जो है जीडीपी देखते हैं, बट ये ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो है एक मेट्रिक इन्होंने बना रखा है, राइट? तो ये थोड़ा सा कुछ फैक्चुअल डिटेल थी इसके बारे में। अब इंडिया ने बहुत सारे फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया, वो नंबर हर साल चेंज होता है तो वो हमारे काम का नहीं है। हाँ, बट कुछ एक रेल लिंक्स के लिए कुछ एमओयू साइन हुए तो हमें पता होना चाहिए। तो कोकराझार गेलेपू और बनारहाट समस्ते टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी, तो 2 रेलवे लाइन जो है हम कनेक्ट करेंगे। तो कोकराझार जो है ये बेसिकली असम के अंदर है और गेलेपू जो है ये भूटान के अंदर है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। इसके अलावा दोनों साइड जो है वो कमीशन करने की कोशिश करेंगे एक 1020 मेगावाट पुनाट सांगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन 2024। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी अभी। ओवरऑल रिलेशंस की बात करें तो द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द रिलेशन वाज सेट अप बाय द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइंड इन 1949 व्हिच वाज रिन्यूड इन 2007। ठीक है, ऐसी हमारी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो थी वो नेपाल के साथ भी है। ठीक है। और इंडिया इज भूटान टॉप ट्रेड पार्टनर विद बैलेंस ऑफ ट्रेड इन इंडिया फेवर। तो ये तो आप समझ ही सकते हो, ये सिर्फ ट्रेड इसका इंडिया से ही होता है, चाइना के साथ कोई ट्रेड नहीं है इनका। ठीक है। और उसमें भी इंडिया का जो ट्रेड है इसमें फेवरेबल है, ये ट्रेड सरप्लस है। ठीक है। और भूटान हैज बीन द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल एड इन द बजट 23-24। क्लियर? हमारा पिछले साल का जो बजट था उसमें बिगेस्ट बेनिफिशियरी था। अभी तो आपको पता है हमारा इंटरिम बजट आया है, लेकिन उसमें भी इंटरिम बजट में भी हम लोगों ने जो फॉरेन कंट्री, कुछ फॉरेन नेशंस हैं या हमारे नेबर्स हैं, उनके लिए कुछ पैसा एलोकेट किया। तो इस बार सबसे ज्यादा पैसा इंटरिम बजट में कौन सी कंट्री को दिया गया? एनी आइडिया? भूटान। नहीं, भूटान नहीं है, मालदीव्स को दिया है। इसी पीटी में देखा था ना हम लोगों ने, मालदीव्स को अभी सबसे ज्यादा इंटरिम बजट में दिया गया है फंड। ठीक है, तो आगे चलते हैं, याद रखना। इसके अलावा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बनेंगे। भूटान इज प्लानिंग टू बिल्ड एन इंटरनेशनल सिटी कॉल्ड गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी, और ये असम के साथ बॉर्डर टच करेगा। यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंडिया साथ में मिलकर कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जैसे कुरिचू, ताला, चूका और मांगडेचू। ठीक है, ये याद रख लेना। बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे रोड्स बना रहा है अंडर द प्रोजेक्ट धनटक, DANTA के। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, कुछ और भी इनिशिएटिव्स हैं, जैसे रुपे भीम ऐप जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया है, और ये कोलैबोरेट करेंगे ऑन सर्टेन इनिशिएटिव्स, और उनका नाम दिया डिजिटल ध्रुक्यूल। अब ये ध्रुक्यूल मोस्ट प्रोबेबली कोई भूटानीज वर्ड होगा। ठीक है, सो ऐसे ही आई थिंक याद रख लो। इसके अलावा इंडिया भूटान सैट है, सैटेलाइट है विच वुड बी लॉन्च बाय इसरो। ठीक है, सो ये याद रख लेना। आगे चलते हैं। अब देखो, इंडिया भूटान और चाइना के बीच का एक ट्रायंगल बन जाता है यहाँ पे, बिकॉज आपको पता है ये कंट्री भूटान जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में सैंडविच्ड है। ठीक है, और इस कारण चाइना का जो राइजिंग असर्टिवनेस है उसकी वजह से बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था, जिसकी वजह से आपको याद भी होगा डोकलाम क्लैश हो गया था बिटवीन इंडियन फोर्सेस एंड चाइनीज फोर्सेस। ठीक है, तो याद रखना डोकलाम जो है ये बेसिकली एक प्लेटो है जो कि वेस्ट भूटान में लोकेटेड है। इसके अलावा यहाँ पे ना एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी कॉल्ड साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन्होंने यूएन के अंदर डालने की कोशिश किया था, इसको रजिस्टर कराने की कोशिश करी, तो चाइना ने ऑब्जेक्ट किया कि बोला ये हमारा पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए भी थोड़ा सा न्यूज में था ये साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो याद रखना भूटान में है। आगे चलते हैं, इंडिया रशिया रिलेशंस।
So India-Russia relation is considered as a special and privileged strategic partnership. Again ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, सारे पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ इंडिया और रशिया के बीच में 2+2 डायलॉग होते हैं, मिनिस्ट्रियल डायलॉग, जहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, आगे जाने से पहले थोड़ा सा रशिया का ज्योग्राफी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो, दिस इज रशिया, राइट। अब ऊपर नॉर्थ में इसके यहाँ पे आर्टिक ओशन है, ठीक है। और इसके ईस्ट के अंदर यहाँ पे पैसिफिक ओशन आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे ना एक स्ट्रेट है, 1 सेकेंड, आप लोग स्टेट का नाम बताना, ठीक है। यहाँ कहीं स्टेट है, यहाँ पे क्या नाम है उस बेरिंग सी। स्टेट का? करेक्ट, बेरिंग स्टेट है। तो ये याद रख लेना। हम लोगों ने अभी थोड़ा शायद कुछ समय पहले कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे, उसमें भी हम लोगों ने देखा था, तो याद रखना बेरिंग स्ट्रेट है। और यहाँ पे बेरिंग सी है, इस जगह पे बेरिंग सी। यहाँ पे एक सी है, हम लोगों ने जापान के साथ में पढ़ा था इसको, नाम बता सकते हो? सी ऑफ ओट्स। ओखोट्स, ठीक है, ओखोट्स, राइट। यहाँ पे एक सी और है कॉल्ड चुक्ची सी। ये पेनिनसुला हम लोगों ने देखा था, पेनिनसुला का क्या नाम था? कामचटका। करेक्ट, कामचटका, राइट। एक सी हम लोगों ने अभी जो हम लोगों ने रिसेंटली एक टेस्ट दिया था इनसाइट्स का, उसमें हम लोगों ने एक सी का बात किया था, बेरेंट सी। तो आप कोई लोकेट कर सकता है कहाँ पे पड़ेगा? ईस्ट में पड़ेगा, वेस्ट में पड़ेगा बेरेंट सी? वेस्ट बेरेंट, या ना, वेस्ट करेक्ट, वेस्ट। हाँ, यस, वेरी गुड। यहाँ पे बेरेंट सी, ठीक है। तो थोड़े से ये चीज़ें डिटेल याद रखना, बिकॉज ये वाला जो कंट्री है और ऊपर जो आर्टिक ओशन है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सी रूट्स वगैरह ओपन हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा फोकस में आ जाता है ये वाला रीजन। यहाँ पे इसके अलावा एक और सी है कॉल्ड कारा सी, ठीक है। कल भी हम लोगों ने देखा था कि ये आर्टिक ओशन में ये 4 सीज हैं, बेरेंट सी, कारा स्ट्रीट, लैप्टेव सी और चुक्ची सी, ठीक बिल्कुल। है। और यहाँ पे वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक है, लेक का नाम है बैकाल, ठीक है। सो ये भी याद रख लेना डिटेल। आगे चलते हैं। अब लैंड बॉर्डर्स की बात करें तो ये साउथ के अंदर नॉर्थ कोरिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, चाइना के साथ करता है, मंगोलिया के साथ करता है, कजाकिस्तान के साथ करता है, अजरबैजान के साथ करता है और जॉर्जिया के साथ करता है, ठीक है। सो ये वाली चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखने लायक है। एंड इसके वेस्ट में अगर हम बात करें तो वेस्ट में ये बॉर्डर शेयर करता है विद फिनलैंड, राइट, नॉर्वे, यूक्रेन, बेलारूस, लैटविया और एस्टोनिया, ठीक है। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन रहेगा, क्या ये जो रशिया है, डज दिस टच और ओपन इनटू द बाल्टिक सी? यस। करेक्ट। तो इसका मेनलैंड नहीं टच होता, लेकिन हम लोगों ने याद होगा आपको बात किया था कि यहाँ पे ना एक छोटा सा पार्ट है बेसिकली, लिथुएनिया के नीचे एक छोटा सा ना एरिया है, वो रशिया का ही कंट्रोल में है, और वो बाल्टिक सी में खुलता है। अदरवाइज बाल्टिक सी को टच नहीं करता है, बट क्योंकि वो रशिया का एक प्रोविंस है, ओब्लास्ट करके, क्लिनिंग्राड बोलते हैं शायद उसे, तो वो वाला जो रीजन है वो टच करता है बाल्टिक सी को, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपको पता है इसमें रशिया जो है, नॉर्थ सी कहाँ हाँ, पर पड़ेगा सर? नॉर्थ सी, मेरे को तो याद नहीं आ रहा, किसी को याद है कि नॉर्थ सी कहाँ है? इज इट नोन बाय सम अदर नेम? आई थिंक फिनलैंड के इस तरफ है ना, मतलब ये वेस्ट। फिनलैंड, सर फिनलैंड के पास का जो इंग्लैंड के आगे का पार्ट है जहाँ पे सर अरे हाँ, सॉरी यार,
हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। डैम बनाने की बात वो चल तो रही है फिर जहाँ पे वो। हाँ करेक्ट करेक्ट, वो तो बहुत अलग हो गया है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, गूगल मैप एंड वन पेज। तो वो तो ये जो है उधर, ठीक है, ये है नॉर्थ सी। ठीक। ओके सर। ओके वापस आते हैं। ऑलराइट, ठीक है आगे चलते हैं। आपको पता है रशिया इज अ मेजर सप्लायर ऑफ डिफेंस आइटम टू इंडिया, राइट। अगर टॉप 3 डिफेंस सप्लायर की बात करें इंडिया को, तो कौन कौन सी कंट्री आएंगी टॉप 3 में? रसिया, इजराइल एंड Israel, यूएस। रशिया, फ्रांस एंड यूएस। करेक्ट, हाँ ये करेक्ट। सो ये याद रखना टॉप 3 में पहला है रशिया, सेकंड फ्रांस एंड थर्ड यूएस, राइट। सो ये इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो। इंदिरा नाम से ट्राई सर्विस बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज होती है दोनों कंट्रीज के बीच में। इसके अलावा कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसमें भी इंडिया और रशिया कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिटेल जो है वो पता होनी चाहिए इसमें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज में नॉन अलाइन मूवमेंट, नैम। सो नैम का भी 19 समिट हुआ था इन द कंपाला युगांडा, और यहाँ पे थीम था इसका डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। और यहाँ पे कंपाला डिक्लेरेशन साइन हुआ था। तो याद रखना, अगर कंपाला डिक्लेरेशन पूछे तो दे आर टॉकिंग अबाउट द रीसेंट नैम समिट। और यहाँ पे साउथ सुडान न्यूएस्ट मेंबर बना, अब 121 मेंबर्स हो गए, ठीक है। तो ये कंट्री के जुड़ने से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी नाम है जो है वो रेलेवेंट बना हुआ है, अदरवाइज ये कंट्री शायद नहीं ज्वाइन करता, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कैसे चालू हुआ था? तो दिस वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बांगडुंग इंडोनेशिया 1955। एंड मेजर एम इसका यही था कि जो सुपर पावर्स थी उस टाइम वर्ल्ड की, ईस्ट में यूएसएसआर और वेस्ट में यूएस, इन दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते, किसी की साइड नहीं लेंगे, और इसलिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चालू हुआ। दिस वाज लेड बाय लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू इंडिया, सुकार्नो इंडोनेशिया, जोसेफ बोरुस टीटो यूगोस्लाविया, जमाल अब्दुल नासिर इजिप्ट, और क्वामे निक्रुमा गाना, ठीक है। अब तो यूगोस्लाविया खत्म हो गया है, राइट, उसके टुकड़े हो गए, बट बाकी ये कंट्रीज हैं। और इनका ये काम था कि हम ये एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट लीड करें, और यहीं से 10 प्रिंसिपल ऑफ बांगडुंग चालू हुआ था, जो कि एक तरीके से एक चार्टर की तरह काम करता है नाम के लिए। इसका जो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है। उस टाइम बेलग्रेड जो था वो यूगोस्लाविया में था। अभी बेलग्रेड कहाँ पे है? बेलग्रेड, Serbia, चेकोस्लोवाकिया के पास से। करेक्ट, सर्बिया में। तो ये याद रख लेना। सर्बिया का एक कंट्री के साथ डिस्प्यूट चलता है, वो बता सकते हो? Bosnia. नहीं, मतलब बॉस्निया के साथ भी हो सकता है, बट मेजर जो इश्यू है ना इसका कोसोवो के साथ है, ठीक है। कोसोवो ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करेगा, लेकिन सर्बिया कहता है नहीं वो हमारा ही पार्ट है, ठीक है। सो ये एक चीज़ है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो। जेनोसाइड कन्वेंशन, तो अभी इसराइल हमास वॉर जो चल रहा है उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक इंटरिम रूलिंग दे दी है ऑन द साउथ अफ्रीका जेनोसाइड केस अगेंस्ट इसराइल, ठीक है। तो उन्होंने माना है कि ये जो इश्यू है इसमें ये जेनोसाइड का केस बनता है, ठीक है। सो जेनोसाइड कन्वेंशन, दिस इज ऑफिशियली नोन एज कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड 1948, और ये कोडिफाई किया गया था बाय द यूएन जनरल असेंबली, ठीक है। और जेनोसाइड का डेफिनेशन दिया हुआ है, बेसिकली एक एक्ट जिसके अंदर ये एक इंटेंट होता है टू डिस्ट्रॉय अ नेशनल एथनिक रेशियल और रिलीजियस ग्रुप, उसे जेनोसाइड बोलते हैं। अब ये जो जेनोसाइड कन्वेंशन है 153 स्टेट्स ने साइन कर रखा है इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया ने इसे 1949 में साइन किया था और 59 में रेटिफाई किया, लेकिन अभी तक हम लोगों ने डोमेस्टिक लेजिस्लेशन में ऐसा कुछ इसके रिगार्डिंग लॉ या रूल नहीं लाए हैं, ठीक है। अब आईसीजे के ऊपर आता है। आईसीजे जो है ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है ऑफ द यूएन, एस्टैब्लिश इन 1945।
इसका जो हेडक्वार्टर है ये पीस पैलेस हेग के अंदर लोकेटेड है, एंड दिस इज द ओनली प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन विच इज नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। अदरवाइज जितने भी प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, चाहे वो यूएन जनरल असेंबली हो या बाकी जो ऑर्गन्स है, वो सब न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। ठीक है, तो इसमें जो 15 मेंबर्स या 15 जजेस की बेंच होती है इसमें, और कभी इसमें करंटली ना एक इंडियन जज भी हैं जो सर्व कर रहे हैं इसके अंदर। और यहाँ पे जो जजेस सेलेक्ट होते हैं ना, दे आर इलेक्टेड फॉर 9 years बाय द यूएन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश एंड फ्रेंच है। और जो भी स्टेट्स, मतलब इसमें सिर्फ स्टेट्स जो है ना, वो आपस में जो डिस्प्यूट है उसको लेकर आ सकते। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं आ सकते या एनजीओ नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, इसी से सिमिलर और कॉमनली कंफ्यूज एक और आई थिंक इंस्टीट्यूशन है कॉल्ड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। दिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द रोम स्टैट्यूट ऑफ आईसीसी इन 1998। इसका भी हेडक्वार्टर नीदरलैंड में, बट इसका काम जो है स्पेसिफिकली जो इंटरनेशनल क्राइम्स हैं उन्हें इन्वेस्टिगेट करना है। इसमें जेनोसाइड्स, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स या एग्रेशन वगैरह जैसी चीजें आती है। और यहाँ पे जो भी डिसीजन दिया जाता है दैट इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। ठीक है, वैसे इसका खुद का कोई पुलिस फोर्स नहीं है, लेकिन जो भी इसके पार्टी स्टेट्स है वो उनके ऊपर ऑब्लिगेशन डालता है कि आप उस पर काम करो। ठीक है, सो 123 कंट्रीज आर द पार्टी टू द रोम स्टैट्यूट, बट इंडिया इज नॉट अ मेंबर। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट, जुरिडिक्शन की बात करें तो इट हैज जुरिडिक्शन ओनली ओवर कमिटेड क्राइम्स आफ्टर जुलाई 1, 2002, जब ये रोम स्टैट्यूट फोर्स में आया था। तो उसके बाद से जो भी क्राइम्स हुए उन्हीं के ऊपर ये अपने रूल्स या रेगुलेशन पास कर सकता है। ठीक है, इसका जो जजमेंट होता है फाइनल होता है, इसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं होती। ठीक है, सो इसका खुद का कोई पुलिस फोर्स नहीं है, लेकिन जो इसके स्टेट्स हैं जो कि इसको साइन कर रखे हैं, उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है कि उन्हें आप अरेस्ट करो कंसर्न पार्टी को। ठीक है, सो इस सेंस में आईसीसी जो है इसमें इंडिविजुअल्स के खिलाफ कार्रवाई होती है, बट जो आईसीजे है वहां पे कंट्रीज आपस में डिस्प्यूट को रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। आगे चलते हैं, कुछ और रिलेटेड इनिशिएटिव्स देखो। समिट फॉर डेमोक्रेसी, अभी प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था इन द 3rd एडिशन ऑफ समिट फॉर डेमोक्रेसी। ये जो डेमोक्रेसी फॉर समिट फॉर डेमोक्रेसी है, ये बेसिकली यूएस ने लॉन्च किया था इन 2021, और उसके बाद अभी ये 3रा एडिशन था। ठीक है, इसका इससे ज़्यादा कुछ काम का नहीं है। नेक्स्ट चलो, मिशन एस्पाइड्स। तो यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया मिशन एस्पाइड्स टू प्रोटेक्ट रेड सी वेसल फ्रॉम ईरान बैक्ड हाउथी अटैक्स। अभी ये इसराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ था उसके वजह से ईरान बैक्ड जो हाउथी रिबल्स थे, इन्होंने रेड सी के अंदर जो वाटर वेसल्स हैं, ठीक है, उनको अटैक करना चालू कर देता, उन्हें कैप्चर करना चालू कर देता। तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये यूरोपियन यूनियन ने मिशन एस्पाइड्स लॉन्च किया। ठीक है, आगे चलते हैं। वाइमार ट्राइंगल। सो वाइमार ट्राइंगल बेसिकली एक रीजनल ग्रुप है क्रिएटेड इन 1991 टू डेवलप अ शेयर्ड विजन फॉर यूरोप एंड फॉर्ज क्लोजर टाई बिटवीन द 3 कंट्रीज सोसाइटी। अब इसमें तीन कौन कौन सी कंट्री है? इसमें कंट्री है जर्मनी, पोलैंड एंड फ्रांस। तीनों साथ में आएंगे और तीनों ज्यादा स्ट्रॉन्गर अपने रिलेशंस एस्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, आगे चलो, ये काम का नहीं है, वी कैन स्किप दैट। नेक्स्ट देखो, ऑपरेशन इंद्रावती। Operation Indravati was launched by India to evacuate nationals from Haiti to Dominican Republic। ठीक है, आपको अभी हम लोग ने इसी पीटी में डिस्कस किया था। हेती जो है ये एक आइलैंड के ऊपर लोकेटेड है जहां पे 2 कंट्रीज है, एक है डोमिनिकन रिपब्लिक और दूसरी है हेती। आइलैंड का नाम बता सकता है कोई? करेबियन। कैरेबियन तो बहुत बड़े आइलैंड चेन हुई होगी, बट स्पेसिफिकली ये वाला आइलैंड कौन सा है जहाँ पे ये 2? हिस्पैनियालो। स्पेलिंग को माइंड मत करना, हिस्पैनियालो। ठीक है, सो ये वाला आइलैंड है जिसके ऊपर ये दोनों कंट्रीज लोकेटेड है। गैंग वॉर चल रहा था जिसकी वजह से स्टेट ऑफ इमरजेंसी हो गया, एंड वहां पे इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, तो ये बेसिकली कंट्रीज का जो पासपोर्ट का जो पावर है, स्ट्रेंथ है, उसको बताता है। इस रैंकिंग में इंडिया 80 नंबर पे आता है। ठीक है, नंबर 1 पे फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर आते हैं। आगे चलते हैं, इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। तो पहला देखो, फ्री मूवमेंट रिजीम।
सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स उन्होंने अभी अनाउंस किया था कि वी विल स्क्रैप द फ्री मूवमेंट रिजीम बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, और इंडिया म्यांमार की जो बॉर्डर है उसको फेंस करेंगे। इससे पहले ये जो फ्री मूवमेंट रिजीम था 2018 के अंदर फॉर्मलाइज हुआ था एज द पार्ट ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इस फ्री मूवमेंट रिजीम के अंदर जो इंडिविजुअल्स है जो कि बॉर्डर से 16 किलोमीटर के आसपास रह रहे हैं, दे कैन इजीली ट्रांसवर्स, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकते हैं विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ वीजा और अदर डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे आप देखो हमारा जो कंट्रीज म्यांमार के साथ हमारे जो स्टेट्स जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं, उनमें अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, और हाँ ये 4 स्टेट्स हो गए। और सबसे बड़ा जो बाउंड्री है इसमें अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है, विद म्यांमार। और ये जो रीजन था इसमें सपोज आपको म्यांमार जाना है और आप 16 किलोमीटर के अंदर अंदर इस बॉर्डर से रह रहे हो, तो यू कैन मूव टू म्यांमार विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ वीजा, ठीक है। सो ये रीजन क्या था, क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिटीज हैं उनके स्ट्रॉन्ग एथनिक टाइज हैं, फैमिलियल टाइज हैं, और उनका लाइवलीहुड भी सस्टेन होता है आपस में इधर उधर जाकर काम करने से, राइट। फॉर दैट रीजन ये फ्री मूवमेंट रिजीम चलाया गया था। बट अभी लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स इलीगली आ रहे हैं, और उससे यहाँ पे डेमोग्राफी है इसमें चेंज हो रहा है, और उसकी वजह से अभी जो कन्फ्लिक्ट्स हैं ये चालू हो रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट जो मणिपुर क्राइसिस है उसके पीछे भी शायद कहीं ना कहीं इस फ्री मूवमेंट रिजीम को ही शायद ब्लेम किया गया था, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो। इंडिया ने म्यांमार के साथ बायलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एग्रीमेंट साइन कर रखा है। इसके अलावा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी है 2008 में। आई होप ये पता ही होगा, अगर किसी को डाउट होगा तो लास्ट में पूछ लेना। नेक्स्ट कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे भी है, ठीक है। और बोथ कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ बिम्स्टेक एंड मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन, ठीक है। यहाँ पे भी हम पार्टिसिपेट करते हैं अपार्ट फ्रॉम अदर इनिशिएटिव्स। हमारा इनके साथ एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी होता है कॉल्ड इम्बैक्स, इंडिया म्यांमार बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने एक टर्म हाईलाइट किया था। द टर्म इज नोन एज द ग्रे जोन वॉरफेयर। तो ग्रे जोन वॉरफेयर ट्रेडिशनल वॉरफेयर से थोड़ा डिफरेंट होता है। ट्रेडिशनल वॉरफेयर में दोनों सेनाएं आपस में आती है और लड़ाई करती हैं, ठीक है, ओपन में होता है। बट ग्रे जोन वॉरफेयर में डायरेक्टली कोई कन्फ्रंटेशन नहीं होता है, इनडायरेक्टली होता है। या तो इसमें प्रॉक्सी वॉर होगा, या फिर कोई और टैक्टिक्स वो लगाएंगे कि छोटे छोटे डिस्प्यूट रेज कर देंगे, बॉर्डर डिस्प्यूट रेज कर देगा, राइट। या वो यूज करेंगे अनकन्वेंशनल स्ट्रैटेजीज लाइक यूज ऑफ ड्रोन्स, ठीक है, इनका इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं ये ग्रे जोन एरिया के अंदर आती है, ये ग्रे जोन वॉरफेयर के अंदर आती है, राइट। नेक्स्ट आगे चलो, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आईडेक्स इनिशिएटिव, शॉर्टली नोन एज आदिति स्कीम। और ये लॉन्च किया गया अंडर द आईडेक्स फ्रेमवर्क। आईडेक्स आपको याद भी होगा, हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इनिशिएटिव है, जिसके अंदर हमारा जो डिफेंस सेक्टर है उसके अंदर इनोवेशन को प्रमोट करें आईडेक्स के थ्रू, ठीक है। सो ये वाला जो अदिति इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है ये भी। और इसमें 30 डीप टेक क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी को हमें एक प्रपोज टाइम फ्रेम में डेवलप करना है। इस कोई भी सपोज ये 30 जो डीप टेक्नोलॉजीज हैं, इसके अंदर सपोज कोई कंपनी या कोई स्टार्टअप आता है जो कि बोलता है कि हम इसमें कुछ बिल्डअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट उन्हें 50% तक का ग्रांट देगी फॉर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट बजट विद अ मैक्सिमम कैप ऑफ 25 करोड़। मतलब 50% तो दे देगा वो जो भी बजट है उसका, और मैक्सिमम होगा 25 करोड़ तक का, ठीक है। तो इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि क्रिटिकल है हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, उन पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, उन्हें डेवलप किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन एलिजिबल है, इसमें स्टार्टअप एलिजिबल है, और इसमें कोई भी इंडियन कंपनी और एमएसएमई भी एलिजिबल है, ठीक है। आगे चलते हैं। टाइम पीरियड हम लोगों ने देखा कि इसमें फिक्स टाइम पीरियड रहेगा, तो 2023-24 से लेके 25-26 तक ये इनिशिएटिव चलेगा, अदिति स्कीम, ठीक है, ये याद रखना है। आईडेक्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था। ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉल्ड डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये लॉन्च किया है। और याद रखना डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक सेक्शन 8 कंपनी है। सेक्शन 8 मतलब ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, इसका काम प्रॉफिट कमाना नहीं।
और ये जो DIO है, दिस इज जॉइंटली फॉर्म बाय HAL एंड BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो इतना ही याद रखने लायक है। आगे चलते हैं। डिफेंस कॉरिडोर तो आपको पता ही है, हमारे कंट्री के अंदर हम लोग डिफेंस कॉरिडोर एस्टेब्लिश करें, तो 2 जो है वो यूपी में होंगे और 2 जो है तमिलनाडु में होंगे। इसके अलावा हमारा जो डिफेंस सेक्टर है, दैट हैज बीन ओपन फॉर 100% प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, और इसमें FDI भी अलाउ कर दिया है अप टू 74% अंडर द ऑटोमेटिक राउट। अगर आपको इससे ज्यादा भी करनी है तो आप कर सकते हो, बट वहां पे गवर्नमेंट अप्रूवल लगेगा। ठीक है, इसके अलावा इंडिजिनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने श्रीजन पोर्टल लॉन्च किया। इसके थ्रू हमारा जो डिफेंस है उसको हम इंडिजिनाइज करेंगे। ठीक है, सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। आगे चलते हैं साइबर सिक्योरिटी पार्ट में। ये तो आई डोंट थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किप दिस, ये भी स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, एक नया टाइप का हैकिंग आया कॉल्ड जूस जैकिंग। तो जूस जैकिंग एक साइबर अटैक होता है जहाँ पे हैकर जो है पब्लिक जो यूएसबीज होते हैं चार्जिंग स्टेशन के अंदर, उसमें कुछ मालवेयर अपलोड कर देता है, और जैसे ही आप अपना डिवाइस उसमें कनेक्ट करते हो, आपके डिवाइस में वो मालवेयर जो है आ जाता है, और उससे आपका जो भी पर्सनल डेटा है, पासवर्ड्स है, वो सब साइबर क्रिमिनल्स के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज जूस जैकिंग, कि किसी भी रैंडम यूएसबी का आप इस्तेमाल ना करो, अदरवाइज उससे आपका जो डिवाइस है कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिपरी इसे शॉर्ट में बोलते हैं, ये एक रिपोर्ट निकालता है कॉल्ड ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर। ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर पता लगा कि यूएस वाज द लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर। अब चाहे वॉर यूक्रेन में हो, चाहे वॉर इसराइल में हो, फायदा तो असली फायदा है वो यूएस को हो रहा है, क्योंकि उसकी जो डिफेंस कंपनी है दोनों को हथियार बेच रही है और खूब पैसा कमा रही है, राइट। और यहाँ पे हम देखें यूएस का जो टोटल आर्म्स एक्सपोर्ट है वर्ल्ड के अंदर हाईएस्ट है, और इट हैज राइजन बाय 42%। उसके बाद फ्रांस सेकंड नंबर पे आ जाता है, क्योंकि आपको पता है इंडिया इससे, फ्रांस से बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर परचेज करा है, जैसे राफेल है। ठीक है, इसके अलावा सबमरीन्स भी हम लोग खरीद रहे हैं, राइट। सो फॉर दोज रीजन फ्रांस सेकंड नंबर पे आ जाता है, जस्ट अहेड ऑफ रशिया। रशिया तीसरे नंबर पे है। बट अगर इंपोर्टर की बात करें तो उसमें हमारा कंट्री इंडिया आ जाता है, हम लोगों ने सबसे ज्यादा हथियार इंपोर्ट किए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ये काम करनी है डायना, याद रख लेना, बस नाटो से रिलेटेड है। ठीक है, INS जटायु। तो INS जटायु बेसिकली इंडिया का सेकंड नेवल बेस है इन लक्षद्वीप, और कहाँ पे एग्जैक्टली लोकेटेड है, मिनिकॉय के अंदर है, जो अभी हम लोग मिनिकॉय बात कर रहे थे ना, वहां पे लोकेटेड है। इसके अलावा हमारा INS द्वीप प्रकाश जो है, प्रकाशक, ये करावती जो कैपिटल है लक्षद्वीप की, वहां पे लोकेटेड है। ठीक है, सो यही इसमें जाने लायक है। एंड बाकी आई डोंट थिंक ये ज्यादा काम का है, सो वी कैन स्किप दिस पार्ट। एंड विद दैट ये हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट है अपडेटेड PT में, ये कवर हो गया है। इतने पार्ट में कोई डाउट है? ठीक है गाइस, फिर अगर कोई डाउट नहीं है तो आज के लिए एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट गाइस, बाय बाय।